नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार है। कमीशन के मेंबर्स आजकल विभिन्न स्टेक होल्डर्स से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के अमल होने में अगर देरी हुई तो सरकारी कर्मचारियों को लाखों का नुकसान हो सकता है। अब क्या है पूरी खबर, 8वें वेतन आयोग पर क्या है लेटेस्ट अपडेट, जानने और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर आई जो लेटेस्ट अपडेट है उसको करेंगे डिकोड। इसके बाद आरबीआई के बड़े कदम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, खबरें आ रही हैं कि आरबीआई प्लास्टिक के नोट बाजार में उतार सकता है। आरबीआई के इस कदम को भी समझने की कोशिश करेंगे और अंतिम में चर्चा करेंगे भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के बीच छिड़े नए जंग। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि लाखों करोड़ों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन एक जो टाइमलाइन बॉस है, जो कहा जा रहा है कि अगर 7वें वेतन आयोग की अवधि की बात की जाए तो वो या तो दिसंबर 2025 में खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नया आयोग की जो बातें होंगी वो अमल हो सकती है। रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मांगा गया है। कहा गया है कि रिपोर्ट लगभग अगर इसी कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए सर तो मार्च 2027 के आसपास आएगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी वाला जो मामला फंसेगा तो उसमें 3-4 महीने कब जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ये गाड़ी कहीं ना कहीं जाकर एंड लेगी अगस्त 2027 में। तो ऐसे मूड माहौल में जब कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लेकर अगस्त 2027 तक क्या लॉस हो सकता है कर्मचारियों को, बहुत ही आसान भाषा में आप समझाइए। नहीं, देखिए विशाल, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो चूँकि पूरी टाइमलाइन को ही देख लें, अगर अप्रैल में भी सिफारिशें आ गई अप्रैल 2027 में, तब भी इसमें अच्छा खासा वक्त सरकार ले सकती है इन सिफारिशों को मंजूर करने में या एक आध बार इनका मॉडिफिकेशन कराने में, जो संशोधन करा कर लेकर आने में। तो मुझे लगता है कि अगस्त से और आगे भी पूरा मामला खिंच सकता है। एक तो बात ये कि देरी हो सकती है, जो हम लोग जिस बात को कई बार डिस्कस किया है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें क्या इस तरह का सरकार फैसला कर सकती है कि इसको कुछ वक्त के लिए डिले किया जाए। अब जो दूसरी बड़ी बात सामने आ रही है वो ये आ रही कि इस पूरे ड्यूरेशन में 1 जनवरी 2026 से लेकर अगस्त तक का भी अगर आप टाइम मान लीजिए 2027 तक का, इस पूरे ड्यूरेशन का जो एरियर मिलेगा वहाँ कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, एक एक कर्मचारी को। और माना ये जा रहा है कि सरकार जो अब तक का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से बहुत सारे जो भत्ते हैं जी, उनको सरकार देने से इनकार कर सकती है, केवल मूल वेतन और डीए को ही दे। ओके। तो किन किन भत्तों पर मार पड़ सकती है, जैसा कि प्रवीण सर ने कहा है, तो वो हम संभावित प्रस्तावित जो भत्ते हैं उनको समझ लेते हैं। सर, एक तो कहा जा रहा है एचआरए, यानी जिसको कि हम लोग समझते हैं हाउस रेंट अलाउंस के नाम से। दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या इन्हीं भत्तों पर मार पड़ेगी बॉस? बिल्कुल। माना ये जा रहा है कि डीए को सरकार चूँकि इस पूरे पीरियड पे रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करती है बेसिक सैलरी के साथ डीए को, महंगाई भत्ते को, तो वो पूरा पार्ट आपका 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट माना जाएगा। और वो जब आपका अगस्त 2027 में मान लीजिए कि अगर सिफारिशें अप्रूव होती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं तो इतने पूरे पीरियड का आपको 22 महीने 23 महीने का लगभग आपको एक साथ एरियर मिलेगा। लेकिन ये जो एचआरए हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या बच्चों की पढ़ाई के भत्ते हैं, इन सबको सरकार इसके साथ क्लब नहीं करेगी। और ये भत्ते एक्चुअल जो डेट है, यानी मान लीजिए अगस्त में लागू होते तो वहाँ से इनकी गणना शुरू होगी, वहाँ से दिए जाएंगे। तो सीधे तौर पर ये जो डिले है आयोग का एक तरह से गठन के बाद 1 जनवरी से देने का मामला, वहाँ से लेकर और वास्तविकता में लागू होने तक का जितना वक्त होगा उतने वक्त के एचआरए और ये तमाम भत्ते सरकार की तरफ से रोके जा सकते हैं और वो एक बड़ा नुकसान कर्मचारियों को हो सकता है। तो सर, वो नुकसान अगर टू बी वेरी प्रिसाइज अगर जानना चाहें तो क्या हजारों में होगा या लाखों में होगा नुकसान? माना ये जा रहा है कि जो बड़े कर्मचारी हैं, जो बड़े अफसर हैं,
लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर उनको होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए प्रवीण सर, आपके संबोधन में मैंने एक बात सुनी और समझी। आप कह रहे हैं कि विशाल अगस्त 2027 तक ही नहीं, उसके बाद भी आगे भी जो गाड़ी बढ़ सकती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करेंगे? आप क्यों कह रहे हैं कि अगस्त तक भी बात नहीं बनती हुई दिखेगी? क्या फैक्टर्स होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो फिस्कल पोजीशन है वो वैसे जो ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई है, तमाम उनका मानना ये है, सरकार भी कहती है कि साहब इकोनॉमी रेजिलिएंट है, मजबूती से टिकी हुई है, लेकिन हालात जो है वो ख़राब हैं वाकई। और हर फ्रंट पे इन्फ्लेशन से लेकर और सरकार का जो खर्च है, जैसे कई बार मैंने कहा कि जो फर्टिलाइजर का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार का जी। 1,70,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार का ये बजट। तो इस तरह के जो खर्चे हैं सरकार के ऊपर, या आप अगर देख लीजिए फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, वहाँ पर भी सरकार हो सकता है कि अपना जो टारगेट है उसको मीट न कर पाए। 4.6 था ना सर? बिल्कुल। तो ये जो स्थितियां हैं, ऊंची महंगाई हो गई, ग्रोथ का कम होना हो गया, आरबीआई और बाकी के जो एजेंसीज हैं वो 6% के आसपास महंगाई जो ग्रोथ रेट है उसको लेकर आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी जो स्थितियां हैं ये आपके सैलरी हाइक पर भारी पड़ सकती है, और ऐसे में सरकार इसको और कुछ वक्त के लिए टाल सकती है, या ये भी हो सकता है कि जिस तरह की उम्मीदें हैं कर्मचारियों की, वो उम्मीदों को झटका लगे और सरकार एक कम जो है फिटमेंट फैक्टर को अप्रूवल दे। प्रवीण सर, आपसे समझना चाहेंगे, या आपका ध्यान जो है मैं उस समय खींचना चाहूँगा कि जब ये पहली बार आरोप लगा था कि सरकार देखिए 8वें वेतन आयोग को एज अ चुनावी टूल इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में जब चुनाव था तब की बात आपको पता है, बिहार में इलेक्शंस हुआ तब क्या हुआ ये भी आपको पता है। उसके बाद कहा जा रहा है, तो मैं आपसे समझ पा रहा हूँ आपके संबोधन में, आपने कहा कि 27 तक आगे भी बात बढ़ जाएगी विशाल, तो 28 तो पहुँच ही जाएगा मान लीजिए लेट लतीफ़ी करते करते, तो 29 में लोकसभा का चुनाव है। तो क्या ये आरोप लगाना सही नहीं होगा कि सरकार फिर समझेगी कि चलिए भाई लोकसभा चुनाव के पहले ही हम बड़ा घोषणा करें? 29 तक गाड़ी फंसेगी या नहीं, ये मेरा सवाल है। नहीं, मुझे लगता है कि 29 तक गाड़ी नहीं फंसेगी। इतना लंबा गैप सरकार नहीं करेगी कि 1 जनवरी 2026 से, या नवंबर 2025 में सरकार ने गठन किया 8th पे कमीशन का, और नवंबर 2025 से सरकार, देखिए चुनाव होंगे अप्रैल मई में जाकर, अप्रैल मई 2029 में, तो सरकार इतना लंबा वक्त नहीं लेगी कि वो दिसंबर 2028 या मान लीजिए उसके आसपास इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि सरकार के खजाने पर भी उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा, सारी चीज़ें कंपाउंड होती जाएंगी। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना लंबा खींचेगा, लेकिन हाँ 1-2 महीने का यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ जा सकता है। हो सकता है अगस्त की जगह सितंबर अक्टूबर, या जो है हो सकता है दिवाली के आसपास आए, या हो सकता है साल के अंत तक भी आए। चलिए, तो मतलब मोटा मोटी समझें कि 26 वाला जो फ़ायदा है वो 28 में मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में अब देश की करेंसी भी जो है बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। जल्द ही आपके हाथों में कागज नहीं बल्कि प्लास्टिक से बने नए नोट नजर आ सकते हैं। आरबीआई जो है पॉलीमर यानी प्लास्टिक बेस्ड नोटों को लेकर गंभीर मंथन कर रहा है। बढ़ती प्रिंटिंग कॉस्ट, तेजी से खराब होते नोट और नकली करेंसी की चुनौती के बीच आरबीआई ऐसे नोट लाने पर विचार कर रहा है जो ज़्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाले। अगर ये योजना आगे बढ़ती है तो भारत की करेंसी सिस्टम में की सबसे बड़े जो है बदलाव में से एक साबित हो सकता है। प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे लिए भी बड़ा नया टर्म है सर, क्या पॉलीमर नोट क्या होता है, किन किन देशों में इसका इस्तेमाल होता है, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, लगभग दुनिया के देखिए 60 देशों में ये प्लास्टिक का करेंसी कह लीजिए या पॉलीमर नोट कह लीजिए, ये इस्तेमाल होते हैं। प्लास्टिक जैसा नोट होता है और बहुत कम मोटाई का नोट होता है। कागज़ वाला जो नोट है तकरीबन उसकी मोटाई का उससे बल्कि थोड़ा कम विड्थ का ये थिकनेस वाला नोट होता है। दुनिया के कई देशों में चूँकि पहले से चल रहा है, भारत सरकार ने भी इसको 2012 के आसपास इस पूरे प्रोजेक्ट को लाने की कोशिश की थी जी। छोटे डिनोमिनेशन के नोटों को प्लास्टिक फॉर्म में जी। लेकिन फिर ये योजना परवान नहीं चढ़ पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन अब देर से ही सही आरबीआई जो पॉलीमर के नोट है या प्लास्टिक के नोट है, इनको आरबीआई लेकर आना चाहता है और जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट इसका विशाल
शुरू कर सकता है। जी, आपने अपने संबोधन में सर कहा सर कि योजना लागू करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। उस समय क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया और क्या फैक्टर्स थे? उस समय कुछ वजहें रही। यूपीए सरकार थी, यूपीए सरकार के वक्त पर ही इसको लेकर आने की कोशिश की गई थी, मगर कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस की वजह से इसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन सर अभी जो फैक्टर सामने आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि आरबीआई जो है वो इसलिए सोच रहा है प्लास्टिक नोट लाने के लिए क्योंकि कहा जा रहा है कि नोट छापने का खर्च जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके लिए कुछ आंकड़े हैं, बहुत आसान भाषा में समझिएगा। देखिए, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में नोट छापने का जो खर्च था वो 5,101.4 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर जो है सीधे 6,372.8 करोड़ हो गया, यानी एक साल में ही जो है खर्च आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आप समझिए दूसरा फैक्टर सर कि पुराने और गंदे नोटों की भी जो है समस्या वो बढ़ रही है। 2025 में करीब जो है 23.8 अरब जो है गंदे और ख़राब नोट जो है सिस्टम से हटाए गए। ये पिछले साल के मुकाबले प्रवीण सर 12.3% ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले जो नोटों की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें 500 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट है। सर कुछ ऐड करेंगे, डेटा को कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है जहाँ पे कि नोट एक तो ख़राब हो रहे हैं। आपने बताया कि 23 अरब से ज़्यादा नोट जो है वो यहाँ पर साल दर साल आधार पर ख़राब होते हैं। इससे पहले 21 अरब के आसपास ख़राब नोट थे और वो एक साल में ही बढ़कर 23 अरब पर पहुँच गए। 12-13% का यहाँ पे हाइक आया। अब आरबीआई, चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जहाँ पर कि प्रिंटिंग कॉस्ट भी बढ़ी हुई है और पुराने नोटों की तादाद भी या ख़राब नोटों की तादाद भी, ये दोनों मसले आरबीआई दरअसल एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। यानी कि आपका जो करेंसी प्रिंटिंग का कॉस्ट है, आरबीआई उस पर भी लगाना चाहता है और दूसरी चीज़ आपका जो ख़राब नोटों की जो तादाद है उसमें भी गिरावट आएगी, क्योंकि ये जो शेल्फ लाइफ है एक करेंसी नोट की, वो आपके कागज़ के मुकाबले पॉलीमर का जब नोट आएगा तो उसकी शेल्फ लाइफ या कितना टिकाऊ रहता है वो बढ़ेगा। अब जो कॉस्ट की बात है, थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी ज़रूर विशाल इसमें जो पॉलीमर वाला नोट है, लेकिन चूंकि नोट अगर टिकाऊ रहेगा, ज़्यादा वक्त चलेगा, तो ईयर ऑन ईयर आधार पर अगर आप देखेंगे तो आरबीआई को इस कॉस्ट को जो है वो कवर करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए सर, अब करेंसी की बात हो रही है तो इस पिक्चर में एटीएम को लाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सर एक दौर था जब नोटबंदी के दौरान हम लोगों ने देखा था 8 नवंबर 2016, अगर मुझे सही डेट याद आ रहा है, उस समय एक बात आई थी कि चलिए ठीक है आप नोट तो बदल रहे हैं लेकिन एटीएम रिकैलिब्रेशन वाला मामला सामने आया था। तो क्या मेरा आपसे ये सवाल होगा कि जो पॉलीमर वाला नोट लाएंगे तो उसके लिए नहीं फिर इनको पूरा जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए पूरा का पूरा एटीएम्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। ये इजी टू आपका डिस्पेंस होंगे, एटीएम से निकाले जाने योग्य होंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एटीएम से आपको आसानी से ये नोट डिस्पेंस सरकार कर सकती है। चलिए सर, एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल मैंने आपसे पूछना चाहूँगा। रोज़ प्रतिदिन हम लोग कहानियाँ देखते हैं, हर महीने एक खबर आती है कि यूपीआई में रिकॉर्ड बना है। मतलब भारत देश जो है इतना यूपीआई यूज़ कर रहा है कि प्रति महीने का कहा जाता है कि ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। सर डिजिटल युग में यूपीआई के दौर में कि कैश का चलन क्या फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल, कैश का चलन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से आरबीआई अब सोच रहा है कि पॉलीमर के नोट लाए जाएं। और अगर जिसको टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो वो करेंसी इन सर्कुलेशन जिसे कहा जाता है, सीआईसी। अगर आप इसको देखेंगे, इसी 15 मई का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 42,86,000 करोड़ रुपए के करेंसी नोट जो है वो जो करेंसी नोट कह लीजिए, करेंसी इन सर्कुलेशन कह लीजिए, वो मार्केट में था। 11.5% का इसमें इजाफा हुआ। लगभग मतलब 1.5 महीने के पीरियड में ही 1,15,000 करोड़ रुपए का करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा है। बड़ी वजह ये हो सकती है कि यूपीआई के साथ साथ कारोबार और निजी इस्तेमाल में लोग करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इकोनॉमी जिस तरह से इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है उस हिसाब से
करेंसी इन सर्कुलेशन में भी इजाफा होता हुआ विशाल लेकिन दिखाई प्रवीण सर, मैंने एक दे रहा है। रिपोर्ट जो पढ़ी थी उसमें कहा गया कि जिस तरह से अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, मूड माहौल बड़े ख़राब है, तो लोग डर कर भी जो है, लोगों को लग रहा है कि क्या होने वाला नहीं हो रहा है, मैंने अनसर्टेनिटीज़ इतनी बढ़ी हुई है कि लोग कैश होल्ड भी कर रहे हैं। तो इस बात में भी सच्चाई है बस? हो सकता है कि एक सर्टेन जो तबका तबका है। है वो इस तरह से कुछ कैश को अपने पास रख रहे हो कि कल को ज़रूरत पड़े तो आपके पास कैश मौजूद हो। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा व्यापक जो वजह है वो ये है कि इकॉनमी का जिस तरह से साइज़ बड़ा हो रहा है, लोग जिस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा हिस्सा यूपीआई के जरिए या कार्ड्स के जरिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन भी उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ रहा है। और आरबीआई को भी ये लगता है कि चूंकि करेंसी इन सर्कुलेशन में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब अब जो नोट छापे जाएं वो इस तरह के हों कि जो ज़्यादा वक्त तक चल सकें। जाते जाते आपकी मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, आपकी मुंह जबानी, कि पॉलीमर नोट्स के फ़ायदे और नुकसान क्या है सर? अगर एक दो पॉइंट बता दें तो लोगों को समझ में आ जाए। नहीं, देखिए, फ़ायदे तो जाहिर तौर पर शेल्फ लाइफ अच्छी है, मतलब ड्यूरेबिलिटी इसकी बड़ी है। ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा वक्त तक चलेंगे, आप आसानी से अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इनफैक्ट हम जब देख रहे थे कि फोल्ड भी अगर इसे किया जाए तो फोल्ड करने पर भी जिस तरह से भारत में लोग रखते हैं, आमतौर पर फोल्ड करके नोट रखते हैं, उस स्थिति में भी नोट के ख़राब होने की जो है वो गुंजाइश विशाल कम है यहाँ पे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के बीच एक बार फिर जो है मुकाबला तेज होता हुआ दिख रहा है। इस बार लड़ाई जो है टैरिफ या रिचार्ज प्लान की नहीं है, बल्कि किसे बेहतर इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क क्वालिटी मिलेगी, इस मुद्दे पर है। देखिए, वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में भारतीय एयरटेल की नई प्रायोरिटी पोस्टपेड सर्विसेज पर जो है निशाना साधा है। वीआई का कहना है कि इंटरनेट सभी ग्राहकों को बराबर मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं। सर, ये नया रार जो है ये कैसा छिड़ चुका है, और सर क्या मतलब मामला है? नहीं, देखिए, एयरटेल ने जिस तरह से अपनी एक नई प्रायोरिटी पोस्टपेड की सर्विस लॉन्च की, उसको लेके जो बवाल खड़ा हुआ, उसमें वोडाफोन आइडिया दरअसल जो है वो बड़ा गेन लेने की कोशिश में दिखाई दे रही है, एक बड़ा फ़ायदा उठा लेना चाहती है। और इसी वजह से एक नया कैंपेन वोडाफोन आइडिया ने शुरू किया, जिसमें नारा कह लीजिए, जिसका स्लोगन है कि ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, सबको इक्वल नेटवर्क का वादा। तो सबको बराबर से नेटवर्क मिलेगा। इस तरह का जो नेटवर्क की स्लाइसिंग है या 5G की स्लाइसिंग है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। सीधे तौर पर मार्केट पर नज़र है कि एयरटेल से कंज्यूमर अगर छिटकते हैं इस वजह को लेके, तो आपका एक ऑप्शन इस तरह का दिखाई दे कि हाँ भाई, वोडाफोन आइडिया इस तरह की कंपनी है जो कि आपको बराबर नेटवर्क या बराबर इंटरनेट देगी, चाहे आप पोस्टपेड के कस्टमर हो चाहे आप प्रीपेड के हो कस्टमर। कोई आपको प्रायोरिटी सर्विस किसी को नहीं है, सबको एक जैसा नेटवर्क दिया जाएगा। तो ये एक लंबे वक्त बाद टेलीकॉम सेक्टर में दरअसल 2015-16 की अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ, तो उसके बाद पहली बार जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ पर एक नई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है विशाल। चलिए, अब प्रवीण सर ने जो नेटवर्क स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल किया वो क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, इसको आसान भाषा में कहें तो 5G नेटवर्क को अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। किसी खास यूज़र या सर्विस को अलग लेन या प्राथमिकता जो है वो दी जा सकती है। इससे यूज़र को ज़्यादा जो है स्थिर स्पीड और बेहतर नेटवर्क जो है मिल सकता है, और इसी को लेकर जो है रार मचा हुआ है। लेकिन सर, जो आपने बोला कि वोडाफोन आइडिया चाह रहे हैं कि अगर वहाँ से लोग छिटके तो हमारे पास आ जाए, तो लेकिन एक दौर हमने लगातार वोडाफोन आइडिया पर जो है मनी सेंट्रल पर कहानियाँ की है। आप कहते थे कि जो है माफ़ कीजिएगा, व्यूअर कह रहा हूँ, कस्टमर रिटेंशन है ये बड़ा वीक था वीआई को लेकर। क्या इन्होंने बहुत चीज़ें दुरुस्त कर ली? नहीं, बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव या सबसे बड़ा जो फैसला था वो सरकार का था, जिसमें तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का जो ड्यूज़ हैं वो माफ़ हुए वोडाफोन आइडिया के। एक बड़ा फैसला इस बात का हुआ कि कुमार मंगलम बिड़ला ने एक बार फिर वापसी की, जो 2022 में कंपनी का बोर्ड छोड़ दिया था। अब कुमार मंगलम बिड़ला ने कमान फिर से संभाली है चेयरमैन के तौर पर। एक ये बहुत बड़ा संकेत। और तीसरी बड़ी चीज़, कंपनी तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए बैंकों से जुटाने की कोशिश कर रही, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का तो एसबीआई के जो कंसोर्शियम है अगुवाई वाला, उससे लेने की कोशिश है।
और यही विशाल फैक्टर है जिस वजह से हमको वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर चर्न है वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मसलन अगर आप देखेंगे तो पिछले साल नवंबर से अगर हम शुरुआत करें, नवंबर 2025 से 10 लाख यूज़र छोड़कर गए, उसके अगले महीने दिसंबर में 9.5 लाख और फिर जनवरी में 4 लाख से ज़्यादा। इसके बाद से आंकड़ा पलटना शुरू हुआ। फरवरी में 21,000 से ज़्यादा, तकरीबन 22,000 कस्टमर नए जुड़े, मार्च में 1 लाख कस्टमर नए जुड़े और फिर आपका अप्रैल में 53,000 नए कस्टमर जुड़े। तो लगातार 3 महीने से वोडाफोन के कस्टमर्स जो है वो नए सब्सक्राइबर एडिशन है। और अब वोडाफोन आइडिया इस जो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है या जो एक पॉजिटिव चीज़ें आनी शुरू हुई हैं उस पर पीछे हटना नहीं चाहती। चलिए, आपने वीआई की बात की है सर, तो मेरे पास भी कुछ डेटा है। देखिए, वीआई ने सर देश भर में 2,20,000 से अधिक नए टावर्स भी जोड़े हैं ताकि जो है कनेक्टिविटी का दायरा हर कोने तक पहुंच सके। इसके साथ ही अब प्रवीण सर 110 से ज़्यादा शहरों में वीआई 5G की सुपरफास्ट सर्विसेज का विस्तार भी कर रही है। जो यूजर्स जो है अगर बेहतर सर्विसेज चाहते हैं तो उसके लिए भी वीआई जो है बेहतर काम कर रही है। लेकिन सर, आपसे अब समझना चाहेंगे अगली कहानी को। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से आपने देखा कि 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हो गई सर, तो मेरा आपसे सवाल है कि पिछले साल भी हम लोगों ने इस कहानी को खबर करने की कोशिश की थी, टेलीकॉम प्राइस हाइक वाली बात को लेकर। आप उस समय भी कहते हुए दिख रहे थे कि अगले साल के मध्य के आसपास जो है कीमतें बढ़ सकती हैं। सर, आज जो है 5वां महीने का जो है आज आखिरी दिन ही समझिए, एक तरफ से 29 तारीख हो गया है, तो क्या अगले महीने से टेलीकॉम टैरिफ हाइक की जो है मार हम लोग झेलने के लिए तैयार हो जाए? नहीं, देखिए, टेलीकॉम कंपनियां मन जरूर बना रही होंगी इस बात का कि अब जिस तरह, और अभी हम लोगों ने जो एक स्टोरी की थी उसके हिसाब से जो पूरे के पूरे जो ऑपरेटर्स हैं, जो टावर कंपनीज हैं, जो इक्विपमेंट मेकर्स हैं, उन सब के सामने एक बड़ा संकट आके खड़ा हुआ। वो इस बात का कि डीजल की सप्लाई मुश्किल हो रही है मिलना, बल्क चूँकि बायर होते हैं, क्योंकि जनरेटर चलाने होते हैं टावर को चलाने के लिए और जिसके ज़रिए नेटवर्क मिलता है, सिग्नल मिलते हैं। डीजल की सप्लाई में डिसरप्शन है एक चीज़, और कई जगहों पर ऐसा है कि जो बल्क में अगर आपको डीजल चाहिए तो वो देने से पेट्रोल पंप पे इनकार किया जा रहा है। दूसरी चीज़, कई राज्यों में चूँकि पीक समर सीजन चल रहा है, गर्मी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है या बिजली के कटने की समस्या वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। टावर्स को लगातार आपका कई घंटे इस पे चलाना पड़ रहा है, आपका डीजल पे या बैटरीज पे। तो यहाँ से जो लागत बढ़ी है हर साल, आप समझिए कि बड़ी तादाद में जो टावर जो हैं या जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनको डीजल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो खर्च है ये अल्टीमेटली कंपनियां फिर ग्राहक से ही वसूलने की कोशिश करेंगी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। तेल की कीमतों में उबाल, महंगाई का नया खतरा और दुनिया की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक। वेस्ट एशिया में जारी जो है युद्ध अब सिर्फ भू राजनीतिक संकट नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका बनता जा रहा है। दुनिया की बड़ी संस्थाएं यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं एक के बाद एक जो है ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान को घटा रही। बैंक ऑफ अमेरिका से लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और OECD यानी जिसको कि आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, ये लोग तमाम लोग चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचा तो महंगा तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर जो है इसका असर और ज़्यादा जो है गहरा पड़ सकता है। आखिर जो है दुनिया क्यों डर रही है, तेल बाजार में क्या बड़ा खतरा छिपा है और आने वाले महीने में आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए विशाल, एक तो सबसे बड़ी एक वार्निंग जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका के जो MD हैं उनकी तरफ से, क्लॉडिया इरिगोयन हैं, उनकी तरफ से सामने आई है, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया इस जंग की वजह से एक स्टैगफ्लेशन के जद में जा सकती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जब आपकी ग्रोथ सुस्त हो और महंगाई ऊंची हो, तो पूरी की पूरी दुनिया इस ऑयल क्राइसिस, इस मिडिल ईस्ट की जंग के चलते एक स्टैगफ्लेशन के दौर में जा सकती है। और उनका ये कहना है कि अब वो घड़ी निकल गई है जहाँ से कि मान लीजिए जंग रुक जाती तो तत्काल चीज़ें ठीक हो जाती। उनका कहना है कि अगर अब लड़ाई कल भी रुक जाए तब भी इस लड़ाई के जो असर है वो लंबे वक्त तक दुनिया में
महसूस किया जाएगा। उनका एक और बड़ी जो चेतावनी है वो ये है कि अगर लड़ाई लंबी छिड़ी तो फिर हालात पूरी दुनिया के लिए और बदतर यहाँ पर हो सकते हैं। एक और जो बड़ी बात है क्रूड के प्राइसेस को लेके, वो उन्होंने ये कहा है कि अब $60-70 पर बैरल का जो क्रूड ऑयल का जो हमारा है एक जो पीछे का हमने दौर देखा है अभी हाल के वक्त तक, वो दौर बोले हम सबको अब भूल जाना चाहिए। अब आप 90, अगर जंग रुक भी जाती है तब भी $90 से $95 पर बैरल के क्रूड के प्राइस के लिए पूरी दुनिया को अब लंबे वक्त तक तैयार रहना चाहिए। नई हकीकत जो है वो क्रूड की वो $90 से $95 है। और ये जब क्राइसिस है तो ये क्राइसिस भारत जैसे जो कि पूरी तरह से इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, उनके लिए ये ज़्यादा बड़ी क्राइसिस है। भारत हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, या साउथ ईस्ट एशिया के और जो देश हैं जो पूरी तरह से तेल के आयात पर डिपेंड है विशाल जी। लेकिन प्रवीण सर, आईएमएफ भी जो है वो ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान जो है 3.3 से घटाकर 3.1 कर दिया है। ओईसीडी ने भी जो है 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 2.9 रखा है। यूएन ने भी जो है 2.5 का टारगेट रखा है सर। और बैंक ऑफ अमेरिका, जैसा आपने जिक्र किया कि 3.5 से घटाकर 3.1। ये तमाम लोग इतने बियरिश क्यों हो रहे हैं? क्या एक कारण सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है या कोई और फैक्टर है? नहीं, अभी मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा, क्योंकि ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ ऑयल की क्राइसिस नहीं है, इस क्राइसिस के साथ आपका पूरा का पूरा आपका ग्रोथ, पूरा इन्फ्लेशन, वो सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट पूरी दुनिया की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका को ही अगर आप लीजिए तो जो अप्रैल में आपका इन्फ्लेशन जो यूएस का है वो 3.8% पर पहुंच गया, जो कि आपका 3 साल का हाई है। भारत के बराबर अमेरिका की इन्फ्लेशन है। भारत में 3.48% का अप्रैल का डेटा निकल कर आया है, अमेरिका में 3.8% का है। जीडीपी को अगर आप देखेंगे तो यूएस में भी फर्स्ट क्वार्टर जो जनवरी से मार्च का है, वहाँ पे जीडीपी का पहला जो एस्टीमेट था वो 2% का था, उसको घटाकर 1.6% कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग की अगर आप बात करें तो अमेरिका में, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है इकोनॉमी का, उसका भी आंकड़ा रिवाइज करके 1.4% कर दिया गया है जी। इस तरह का जब कंज्यूमर जो स्पेंड है वो कम होगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ नहीं है, नौकरियां जाती हुई दिखाई दें, ये पूरा का पूरा एक जो क्राइसिस है विशाल, ये अब फुल ब्लोन एक क्राइसिस में पूरे ग्लोबल लेवल पर फैलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सर, क्राइसिस की जो मुख्य वजह, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर है, तो इस पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कल भी हम लोगों ने जो शेयर मार्केट लाइव हम लोगों ने किया था, उसमें एक बात सामने आई थी कि अमेरिका ने जो है फिर से हमला कर दिया। हालांकि उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि रक्षात्मक तौर पर हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। हालांकि ईरान ने भी उस पर पलटवार किया। तो क्या फिर ये लड़ाई फिर से नए जो है तेवर के साथ स्टार्ट हो गई है? देखो, लड़ाई अभी रुकती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। अब एक बार पूरी तरह से जंग खुले हो सकता है इसको रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन हालात ठीक नहीं है। 60 दिन के संघर्ष विराम का कल जो एक एक्सियस की रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 60 दिन के सीज फायर का दोनों देशों ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और उस डील के तकरीबन नज़दीक पहुंच गए वो डील करने के। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति उस पर टाइम चाहते हैं कि हम इस पर साइन करने से पहले वक्त लेंगे कि आखिर इस डील के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें नफ़ा नुकसान कितना है। इसलिए वहाँ पर वो डील अटकी है। और उसी बीच में जब इज़राइल के बुशहर में हमला हुआ, फिर इज़राइल कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, ईरान के बुशहर में हमला हुआ और फिर ईरान ने पलटवार किया दूसरी जगहों पर, तो वहाँ से फिर से मामला अब गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी जल्दी एक डील पर दोनों देश पहुंचेंगे? जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा है कि साहब दुनिया का कोई भी देश अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगाए जाने का सपोर्ट करता है या साथ देता है ईरान का, चाहे ओमान हो, तो साफ तौर पर उस पर बड़े सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर पर चोक करने की यहाँ पर कोशिश भी कर रहा है और इसको लेके एक बहुत बड़ी रिपोर्ट भी विशाल आई है जी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट एक आई है, वो ये कहती है कि ईरान आखिर जिस तरह की पाबंदियां हैं, अब ईरान के पास अपना जो क्रूड जो उत्पादन हो रहा है उसको रखने के लिए जगह नहीं है
और ऐसे में माना ये जा रहा है कि ईरान को अपने कई जो ऑयल वेल हैं, जो कुएं हैं, जो रिग्स हैं, उनको बंद करना पड़ सकता है। जो ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही ईरान का तेल और सामान बाहर जा रहा था, उसको अमेरिका के ब्लॉकेड ने रोक लिया है। तो ईरान की इकॉनमी अब मुश्किल दौर में आ गई, जहां पे ईरान भी इस बात को मेजर कर रहा है कि कितनी देर तक वो इस अब लड़ाई में टिक सकता है या कब उसको इस डील को स्वीकार कर लेना तो सर चाहिए। क्या चीन मदद नहीं कर रहा है? क्या चीन की, पहले तो ईरान साहब कह रहे थे कि भाई अब चाइना की जो करेंसी है युआन, उसी में हम डील करेंगे, तो क्या ये नहीं खरीद रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन ये हो तब भी सकता है खप नहीं कि पा रहा है। कितना ऑयल ईरान से चीन जा पा रहा होगा, क्योंकि संभवतः जो एक ट्रेन के जरिए जाने का रास्ता है, उसके जरिए कितना आप तेल भेज पाएंगे, क्योंकि अधिकतर जो सप्लाई है ऑयल की वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही है। चलिए सर, अब इस कहानी में आ रहा है क्रूड ऑयल। सर, क्रूड ऑयल को लेकर अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या स्थितियां बदलेंगी वो भी समझ लेते हैं। सर, क्रूड ऑयल को लेकर भी कई रिपोर्ट्स हैं, कहा जा रहा है कि अगर $100 प्रति बैरल के ऊपर रहेगा तो उससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चोट जो है रुपए को पड़ेगा। रुपए सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, 96-97 के आसपास जो है ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आगे अगर इसकी स्थिति और बिगड़ती है, 100 के लेवल को पार करता है, हालांकि तमाम इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन से लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, इसको गिरने दीजिए, लेट फ्री फॉल। पूरी कहानी को समझाइए, क्रूड ऑयल, रुपी एंड डिवैल्यूएशन। नहीं, बिल्कुल, देखिए कई और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर क्रूड $100 के ऊपर टिका रहा तो रुपया जो है वो 102 के लेवल पर पहुंच जाएगा। तो रुपए को की कमजोरी को लेके हालांकि आरबीआई बेच रहा है, लेकिन अरविंद पनगड़िया हो चाहे बाकी के जो दूसरे जानकार हैं, उनका यही मानना है कि साहब ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सकता है। अभी आप रुपए की गिरावट की चिंता न करें भारत और आरबीआई, और कोशिश इस बात की करे कि इकोनॉमी टिकी रहे, जॉब्स बनी रहे, महंगाई कंट्रोल में रहे। ये ज़्यादा, इनको फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप रुपए को संभालने के लिए बेतहाशा जो है वो डॉलर्स की बिकवाली करें। जी सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है ये कि चाइना ने भी हूबहू ऐसा ही करने की कोशिश की थी, अपने करेंसी को जो है बहुत जो है नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सपोर्टर कंट्री था, इसलिए उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। हमारे साथ समस्या कुछ दूसरी है, हम तो कई मामलों में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है सर, तो हमारे लिए चिंता और बड़ी नहीं होती हुई नज़र आएगी। नहीं, देखिए अब जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है विशाल कि एक बार जब जंग रुकेगी, उसके बाद जब ऑयल मान लीजिए सस्ता होता है, तो उसका फ़ायदा रुपए को सीधे तौर पर मिलेगा। एक बार अगर आपका इंपोर्ट बिल अगर घटता है तो सीधे तौर पर आपका रुपया मजबूत होगा। अभी आपको अपना फॉरेक्स रिजर्व प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्रूड का इंपोर्ट भारत और दूसरे जरियों से भी रोक सकता है। मसलन सरकार अब E25 को स्टैंडर्ड वेरिएंट के तौर पर लाने का मन बना चुकी है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। E20 नहीं, E25 भारत में चलाने के लिए, और अगले 2 से 3 साल के भीतर इसको पूरी तरह से इस्टेब्लिश करने की बात है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी बाकी के रिन्यूएबल सोर्सेज, जिसमें सोलर पावर है, जिसमें विंड पावर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। इनके जरिए आपका जो है वो एनर्जी को जो घरों में मान लीजिए बिजली है या बाकी चीज़ें या गाड़ियों के लिए जो ज़रूरत है, उसके लिए आप बिजली के से चलने वाली गाड़ियाँ, तो इस तरह से सरकार जो है वो इंपोर्ट पर रिलायंस जो है अपना वो कम करना चाहती है, और जब ये होगा तो आपका रुपया जो है ऑटोमेटिक सुधरता हुआ दिखाई देगा। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की।